खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे भारत में बीजेपी ने उनके जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाने की योजना बनाई है। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि के नाम से मशहूर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी करने पहुंचे और साथ ही कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी एक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम भी आज से शुरू कर रही है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचना और देश भर में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन करना शामिल है। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने आज विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के साथ ही आयुष्मान भव कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाली दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार को भी देश को समर्पित किया है। अब खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम किया और अपने कार्यक्रम में सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा की और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। देखिए क्या कुछ इस दौरान सीएम योगी ने कहा है। आज विश्वकर्मा जयंती है। सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक महज संजोग नहीं बल्कि देव योग से एक ही तिथि दोनों के साथ आकर के जुड़ती है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो 140 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर के दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। जो भारत दुनिया के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए आशा की एक नई किरण है। अब खबर प्रयागराज से है, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले अशरफ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। पूरे शरीर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र बनाकर शहर के कई सड़कों पर लोगों को प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई देते हुए भी वो नजर आए हैं। आपको बता दें कि युवक अशरफ ने निकाय चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के हर प्रमुख कार्यक्रमों में इसी तरह से भाग लेते हुए भी दिखाई दिए हैं। युवक ने बताया कि उसने अपने शरीर पर 80 लिख रखा है, जिसका मतलब है आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 80 के 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। ऐसे में पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन लोग विशेष तरीके से मना रहे हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में हर खास दिनों पर कुछ अलग ही तस्वीरें देखने को मिलती है। हमारे साथ एक युवा है जिनका नाम अशरफ है। अशरफ ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपने पूरे शरीर पर पेंट लगाकर तमाम वो तरीके के संदेश दिए हैं। आज इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र बनाया है और ये प्रयागराज की सड़कों पर घूम रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या उद्देश्य है इनका इस तरीके का चित्र बनाकर सड़कों पर घूमने का, क्योंकि ये तमाम ऐसे जब तस्वीरें हमने देखी, चाहे वो निकाय चुनाव की बात करें या देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बात करें, तो ये किस तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या उद्देश्य है आपका? आपने अपने पूरे शरीर को पेंट लगा रखा है। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मिशन 2024 में 80 की 80 यूपी जीत रहे
हैं और भारत में हमारी फुल बहुमत से सरकार बनेगी। और अभी मैंने मेयर वाले में भी पूरे इलाहाबाद में प्रचार किया था महापौर गणेश केसरवानी जी का, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में 17 की 17 सीटें जीत के आए थे और 80 की 80 उत्तर प्रदेश में हम जीत के केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। और 71 साल बाद रामपुर में हमारे बीजेपी का विधायक बना है और ये हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी 2024 में। चूँकि आपका नाम अशरफ है, आप मुस्लिम समुदाय से भी हैं और जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें अपने शरीर पर बनाकर घूमते हैं, वैसे में आपको तमाम तरह की परेशानियां भी होती होंगी, लोग आपको कुछ ना कुछ कहते ही होंगे, तो क्या आपको इस तरह की कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा है? जी हाँ, सामना करना पड़ता है, परेशानियों को धमकी देते हैं। मोहल्ले में कुछ लोग हैं, एक जगह अवैध कब्जा है, उसका मैंने मुद्दा उठाया तो जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो मैंने अभी वो बात कहीं रखी नहीं है। अभी मुझे पार्टी का प्रचार करना है, मिशन 2024 का लगातार प्रचार करता रहूँगा और जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद अपनी इच्छा जताऊँगा। जो विवादित है मामला, मंदिर का मामला, उस पर आवाज़ उठाने पर मुझे धमकियाँ देते हैं आई। अभी बातचीत के दौरान आप बता रहे थे कि आपका पैदल लखनऊ जाने का कुछ ऐसा कार्यक्रम है, क्या है वो? जी, मैं यहाँ से मिशन 2024 के लिए पदयात्रा लेके जाऊँगा। अभी मेरा डेट सेट नहीं हो पाई है, अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए जब जाऊँगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें ये संगम नगरी प्रयागराज की, और जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में जो प्रयागराज के युवा हैं अशरफ, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तरीके से जन्मदिन की बधाई दी है। हालांकि इनका जो पूरा मिशन है वो मिशन 2024 को लेकर है, लेकिन जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं, साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की विशेष शुभकामनाएं देती नजर आ रही हैं। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। अब खबर बताइए कि अलापुर से है, जहां अलापुर विद्युत उपकेंद्र पर विश्वकर्मा जयंती मनाई गई है। विश्वकर्मा जयंती के मौके में अलापुर विद्युत उपकेंद्र पर समस्त अधिकारी और कर्मचारियों ने हवन पूजन करते हुए उनका आशीर्वाद दिया है। इस मौके पर अवर अभियंता राजीव कुमार के साथ सभी कर्मचारी भी मौजूद रहे। अगली खबर कासगंज से है, जहां जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सदस्यों ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि दोनों समुदाय बिना मानसिक दबाव और बिना समय की बाध्यता के शांतिपूर्वक तरीके से विसर्जन यात्रा और जुलूस भी निकालेंगे। मुस्लिम समुदाय के इस अमन और शांति के फैसले का हिंदू समुदाय ने तहे दिल से स्वागत किया है और कहा कि भविष्य में हम भी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दरअसल 28 सितंबर को गणेश विसर्जन यात्रा और जुलूस मोहम्मदी का आयोजन होना था और जिसमें समय और सड़क मार्ग बड़ी समस्या बन रहा था। अगली खबर गोंडा से है, जहां नगर पालिका परिषद की दूसरी बैठक होते ही सभासदों में आक्रोश फैल गया। दरअसल निर्वाचित सदस्यों का आरोप है कि बैठक में सभासदों के प्रस्ताव को दरकिनार किया गया है और चेयरपर्सन को लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्य को ही शामिल किया गया है, जबकि सभासदों का कहना है कि चेयरपर्सन उस्मा राशिद और अधिशासी अधिकारी संजय मिश्रा दोनों मिलकर सभासदों के हक को खाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी ने बैठक निरस्त करते हुए पहले सभासदों के साथ चर्चा करने का आश्वासन दिया है। तो देखिए, नगर पालिका परिषद की बैठक में एक बड़ा तनाव देखने को मिला, जहां कार्य योजना बढ़ते ही सभासदों में आक्रोश देखने को मिला और बैठक के दौरान ही सभासदों का गुस्सा फूट गया और ये गुस्सा नगर पालिका परिषद की बैठक में देखने को मिला है, जहां कार्य योजना का बंटवारा होते ही सभासदों में खासा गुस्सा देखने को मिला और बैठक के दौरान ही सभासदों ने जोरदार हंगामा किया है। राजधानी लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने सरेआम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने तमंचा के साथ ही 2 लाख रुपए 5,000 की नकदी भी बरामद की है। दरअसल 13 सितंबर को हसनगंज में कर्मचारी से करीब 3.5 लाख की लूट हुई थी, जिसका पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए खुलासा किया और 4 आरोपियों के साथ 2 मददगार भी गिरफ्तार किए हैं। सबसे अग्रणी भूमिका इस घटना के अनावरण में हमारी जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है उसने निभाई और सहयोगार्थ हमारी जो
मध्य जोन की सर्विलांस टीम और एसओजी टीम है वो रही है इसमें, और इसमें लगभग 2,05,000 रुपये बरामद हमारी टीम द्वारा किए गए हैं। 3 मोटरसाइकिल्स, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल लूट की घटना में प्रयोग हुई थी और एक जिससे पीछा किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। एक 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है और 6 मोबाइल फ़ोन जो इन अभियुक्तों के थे वो भी इसमें बरामद किए गए हैं। ये पूरी घटना बहुत ही अल्प समय में हमारी टीम ने बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करी है। इसके लिए पूरी टीम को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया गया है। अगली खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे मिहोली के पास बस खराब हो गई थी। उसी दौरान कंडक्टर बस ड्राइवर बस को सही कर रहे थे, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठी सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से औरैया के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर्स द्वारा उनका उपचार भी लगातार जारी है। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? बाबा धाम से नहीं जाता, वो मथुरा जाता है। क्या हादसा हुआ जो आप लोग मतलब यहाँ घायल अवस्था में हैं? पीछे से। अब खबर अलीगढ़ के ग्राम चिलकौरा से है, जहां मृतक बछड़े के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल सुबह ग्रामीण खेतों की तरफ पहुंचे तो देखा कि पानी में मृतक बछड़ा पड़ा हुआ था और काफी जगह पर खून और अवशेष भी पड़े हुए थे। आशंका है कि अज्ञात गौकश मीट लेकर फरार हो गए, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा भी किया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों ने पुलिस से अज्ञात गौकशों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना ये है कि ये गांव चिलकोरा में रात आधी, जो कि हमें समय नहीं पता है, आज की घटना है। आज रात यहाँ किसी ने गाय को काट दिया, जो कि गर्भवती गाय थी, जिसका बछड़ा जो ये पीछे प्लॉट है इसमें जिन्होंने भी कृत्य किया है वहाँ पे डाल दिया। वहाँ के अवशेष ले जाके इसमें जो बराबर में जो प्लॉट है इसमें डाल दिए। सुबह जब हुई, हम ग्रामीणों को यहाँ पे खेत पे जो लोग आए उन्होंने हमें फोन किया, तब हम मौके पे पहुंचे। तुरंत हमने पुलिस को बुलाया। अब खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राइवेट बैंक से 12 लाख का लोन लेने वाले गिरोह का खुलासा किया है। विभूतिखंड पुलिस ने क्राइम टीम के साथ मिलकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो सचिवालय की सैलरी स्लिप और फर्जी आधार के साथ ही पैन कार्ड बनाकर लाखों का लोन हासिल करते थे। पुलिस अब आरोपियों को जेल भेजने के साथ मामले पर आगे की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। पुलिस दावा कर रही है कि इस तफ्तीश में गिरफ्तारी की संख्या अभी 4 है, लेकिन आगे और बढ़ सकती है। थाना विभूतिखंड में 14 सितंबर को एक अभियोग HDFC बैंक की ओर से पंजीकृत कराया गया था कि उनके यहाँ पर उनके ग्राहक अमित गुप्ता ने फर्जी ID और पेपर्स लगाकर 12 लाख रुपए का पर्सनल लोन करा लिया है और अब जमा नहीं कर रहा। जब उसके पते पर उन्होंने रिकवरी के लिए प्रयास किए तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर नहीं रहता। चुनौती थी क्योंकि कोई भी क्लू उसमें नहीं था। अंततः क्राइम टीम को इसमें इन्वॉल्व किया गया और क्राइम टीम तथा थाने की पुलिस के जाली दस्तावेज और जाली आइडेंटिटी बनाकर HDFC बैंक से 12 लाख का पर्सनल लोन लिया गया और आरोपी फरार हो गए। इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस चारों तक पहुंची और गिरफ्तारी भी हुई। कैसे क्या कुछ पूरी घटना रची गई, कैसे गिरफ्तारी हुई, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ DCP पूर्वी हृदय कुमार जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से खुलासा हुआ है, इस खुलासे में जाली दस्तावेज जो तैयार किए गए थे, इन लोगों ने कैसे पूरी रचना की थी, कैसे बैंक को गुमराह किया, लोन लिया, उसके बाद फरार हुए, गिरफ्तारी कैसे की गई? देखिए, HDFC बैंक द्वारा थाना विभूतिखंड पर यह सूचना दी गई कि उनके यहाँ से 12 लाख रुपए का ऋण लेकर अमित गुप्ता नाम का व्यक्ति, जो उसने पता दिया था ऋण के पेपर्स में, उस पते पर नहीं मिला है और संभावना यह है कि उसने इसका फ्रॉड कर लिया है बैंक के साथ में। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो पूर्वी जोन की क्राइम टीम है उसको तथा थाना विभूतिखंड की पुलिस को लगाया गया। दोनों के संयुक्त प्रयास से अमित गुप्ता की पहचान दीपेश कुमार, जो हरदोई का निवासी है, उसके रूप में हुई और उसके 3 अन्य सहयोगी
जो लखनऊ के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा दीपेश कुमार का या अमित गुप्ता का सिविल स्कोर कम होने के कारण उसकी एक फर्जी आईडी तैयार की गई और उसी के साथ ही सचिवालय की सैलरी स्लिप फोर्ज की गई और आधार कार्ड बनाया गया। वेरिफिकेशन के समय भी इनके द्वारा इसी तरह से मौके को सृजित किया गया कि जिससे जो व्यक्ति इनका वेरिफिकेशन करने आया था उसे बताया कि हाँ यही अमित गुप्ता है और इसका यही मकान है। सर, इस घटना में जैसे 4 लोग शामिल रहे, चारों लोग अलग अलग रहने वाले, चारों लोग कनेक्ट हुए, फिर बैंक से लेकर के वहाँ तक जैसे गुमराह करना, वेरिफिकेशन करने आया उसको गुमराह किया, बैंक में गुमराह किया, फिर लोन पास किया हुआ, लोन पास होने के दौरान फिर ये फरार हो गए। पुलिस भी उनकी तलाश करने पहुंची तो वहाँ पे वो लोग नहीं मिले, केवल पुलिस के पास फोटो थी। तो कैसे इन लोगों ने पूरी रचना की थी इस चीज़ की? देखिए, लोन पास कराने के दौरान ही, लोन लेने के बाद में ये लोग गायब हुए, तो उससे संबंधित पेपर्स तो सभी पूरे हो गए थे। फिर इनका परस्पर बैंक से संवाद भी होता है, तो जो इनके द्वारा डिवाइस प्रयोग किया गया उसके आधार पर, इनके फ़ोटो थे उनके आधार पर इनको चिन्हित किया गया। वो सभी लोग वर्तमान में लखनऊ में ही रह रहे थे। जो लाभार्थी था वही बाहर का था, वो भी वर्तमान में किराए पर यहीं लखनऊ में रह रहा था। बाकी 3 लोग एक ही जगह के रहने वाले थे, परस्पर मित्र थे। लाभार्थी का परिचित रविंद्र प्रसाद था, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। उनके द्वारा बताया कि सिविल स्कोर इसका बढ़ाकर और इसके लिए अलग से पेपर्स तैयार कर इसको लोन दिलवाने में उनके द्वारा से। दीपेश की जो बात रही, दीपेश अभी नया है, लेकिन जो इसमें और सहभागी हैं उन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर। तो कैसे ये लोग इनको कनेक्ट करके, और गिरोह में अभी तक इन लोगों ने कितनी लोन पास करवा चुके हैं, कितना फ्रॉड कर चुके हैं? अभी तो इसी एक केस की रिपोर्टिंग हमारे यहाँ पर हुई थी। बाकी यदि ऐसा कुछ और हुआ, प्रकाश में आया, तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से बैंकों के द्वारा लगातार फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, कभी किसी पर्सनल लोन को लेकर के, कभी बैंक लोन को लेकर के, कई तरह के जो लोन है उन सभी लोनों को लेकर, उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज होता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, तो वेरिफिकेशन में जो लापरवाही बरती जाती है, तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमको इसको एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार हुआ है, बैंकों की शाखाएं बढ़ी हैं, बैंकों की कस्टमर्स बढ़े हैं, बैंकों का आपस में कंपटीशन ही बढ़ा है। इस समय सरकार का आर्थिक विकास को लेके, देश के आर्थिक विकास को लेके, व्यक्तिगत आर्थिक विकास को लेके बहुत उदार दृष्टिकोण है। ऋण वितरण के समय बहुत अधिक लोगों से फॉर्मेलिटी को कम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बैंकों को चाहिए कि जो लोग का धन है उसकी सुरक्षा के लिए जितनी फॉर्मेलिटी, जितनी औपचारिकताएं पूर्ण करनी है, वे सतही तौर पे नहीं करके बिल्कुल जड़ में जाके अच्छी तरह से सोच समझ के छानबीन करके वेरीफाई करें। सर, क्या लगता है इस मामले में अभी जो आपकी इन्वेस्टिगेट और बढ़ेगी, तो इस इन्वेस्टिगेट में गिरफ्तारियां और बढ़ सकती हैं, या फिर जो बैंक के कर्मचारी हैं, क्या उनके भी अगर संलिप्तता पाई जाती है उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी? देखिए, जिसकी भी संलिप्तता होगी उनकी गिरफ्तारी की ही जाएगी, और विवेचना तो अभी प्रचलित है ही। तो जिस तरीके से लखनऊ पुलिस ने जाली दस्तावेजों के आधार पर 12 लाख का पर्सनल लोन पास किया, उन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अभी इस मामले की तफ्तीश चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना जरूर जाहिर की जा रही है कि इस मामले में अभी गिरफ्तारियां और बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। पिछले दिनों लखनऊ में भारी बारिश के कारण जलभराव जैसी स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ा। कुछ ही घंटों की बारिश ने लखनऊ नगर निगम की पोल खोलकर रख दी थी। राजधानी का निचला इलाका पूरा जलमग्न हो गया। इस स्थिति से निपटने के लिए लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बारिश से हुए जलभराव के लिए मोर्चा खुद संभाला है और अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर लखनऊ में बारिश से हुए जगह जगह जलभराव के स्थल पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने नगर आयुक्त से खास बातचीत की है। चलिए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह। इन्होंने जिस तरीके से अभी बारिश के बाद जो जलभराव हुआ, उस जलभराव में किस तरीके से उन्होंने अपने टीम के साथ काम किया पूरे क्षेत्र में निकल करके, ये पूरा लखनऊ ने देखा। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से सर आपने इस पूरे चीज़ को हैंडल किया, जबकि जिस तरीके से ये भारी बारिश हुई। बारिश का मौसम अभी भी है और कल भी जो संभावना है भारी बारिश की, तो जो पहले हुई है उसमें जो हमने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में वर्क किया है, और आगे भी जो है नगर निगम उसके लिए रेडी है, बाकी डिपार्टमेंट भी। इसमें जो हमारे मेन एरियाज़ है जैसे अशियाना है, जहाँ लो लाइंग एरियाज़ है जैसे जानकीपुरम है, जहाँ फैजुलागंज है,
उसको लेके पूरी टीम को और पूरे जो बाढ़ पंप है हमने एक्टिव किए हुए हैं और फ्लड जो पंपिंग स्टेशन है हमारे 47 है, सारे वर्किंग कंडीशन में है। और इसके साथ साथ जहाँ पे हमारे मोबाइल पंप लगने हैं वो जो इश्यूज़ है वो भी आइडेंटिफाइड है। और इसके साथ जो हमें डीजल या फ्यूल या मैन पावर की व्यवस्था वो सारी कर ली गई है। और आने वाले दिनों में अगर भारी बारिश होती है तो नगर निगम उसमें अपनी कार्य योजना के साथ उसको क्लियर करेगा और जो जल भराव है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग निकालेंगे ताकि जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कम से कम हो। और अभी जो संचारी रोग ना फैले तो हमने रोस्टर बना के उसमें फॉगिंग एंटी लार्वा छिड़काव जो है शुरू करा दिया है और युद्ध स्तर पे इसमें काम हो रहा है। मॉर्निंग में टीम्स निकल रही है और कल भी एक जो है लॉग रन है और जिसमें सफाई व्यवस्था पे हम लोग एक जागरूकता रैली निकालेंगे। ये 10:90 से शुरू होगी और इसी में जो है हमारा जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारा एंटी लार्वा हमारे जो माननीय पार्षद हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, ताकि हम लोग जो संचारी रोगों पे भी रोक कर सकें। और मेरी अपील रहेगी क्योंकि जैसे डेंगू है ये साफ़ पानी का मच्छर है, जो हमारे नागरिक हैं अपने घरों में एक वाटर ऑडिट कर लें। कहीं भी पानी अगर 3-4 दिन से स्टोर है या तो उसमें कोई डीजल पेट्रोल या चला हुआ मोबिल ऑयल डाल दें और उन पानी को निकाल दें, बहुत बढ़िया रहेगा पुराने कूलरों से, ताकि जो है लार्वा डेवलप ना हो। 4 दिन बाद जब वो मैच्योर मच्छर बन जाता है तब उसको मारने के लिए और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर प्रिकॉशन लेंगे तो ये हेल्प करेगा। सबसे बड़ी समस्या जो जल भराव की हुई, आगे ऐसी समस्या ना हो और उससे निपटने के लिए वो इंतज़ाम क्या होंगे? जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, जहाँ जहाँ नाले बनने हैं, जहाँ ड्रेन का रीमॉडलिंग होना है और जहाँ पे जो निकासी में समस्या है उसका हम जो है फेज़ वाइज मैनर में प्रोजेक्ट बना के अलग अलग सोर्सेज से उसको वित्त पोषित करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी फैजुल्लागंज में एक नाला हमारा बनना शुरू हो गया है, वो बड़े स्केल का है, ताकि उस एरिया से हम लोग पानी का निकासी निकाल सकें। और ऐसे ही पूरे लखनऊ के जोन वाइज हमारी कार्य योजना जो है वो रेडी है और अलग अलग से हम लोग 1 साल का या 2 साल का प्लान करते हुए 5 ईयर्स का प्लान करते हुए हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, लगातार आप क्षेत्र में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं समस्याओं को। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है कूड़ा निस्तारण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कूड़ा निस्तारण में हमारी जो पुरानी कंपनी थी वो हटा दी गई है, इकोग्रीन। अभी नगर निगम खुद कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को आर्गूमेंट कर रहा है और जो नई कंपनी आएगी उसके 8 जोन के टेंडर हो चुके हैं और कई समस्या हम आने नहीं देंगे। थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कूड़ा की व्यवस्थाएं हैं, कूड़ा निस्तारण की समस्याएं थी, उन समस्याओं से निपटा जाएगा और जो जलभराव की स्थिति थी उस जलभराव की स्थिति को भी देखते हुए सारी व्यवस्थाएं समुचित की जा रही हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अगली खबर औरैया से है, जहां बेला थाना क्षेत्र की सूनीखेड़ा गांव में कल शाम से गायब 19 वर्षीय युवक का शव पास के खेत में मिला है। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। गायब होने की सूचना परिजनों द्वारा शाम को ही पुलिस को दी गई थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। रात भर खोजबीन करने पर भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला था, जिसके बाद सुबह पेड़ के नीचे युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस को जानकारी होते ही पुलिस अधीक्षक समेत कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। ये ग्राम सोनीखेड़ा है, थाना बेला में पड़ता है। कल रात को 12:30 बजे करीब एक परिवार ने सूचना दी थी कि इनका बेटा सत्यम चौहान जो है शाम को 7:30-8 बजे इनके सामने शौच करने गया था, उसके बाद से वापस नहीं आया है। जब लोग ढूंढ लिए, इनको गांव में नहीं ये मिला बेटा इनका सत्यम चौहान, जो लगभग 19 वर्ष का है, तब इन लोगों ने आके थाने में सूचना दी। इनका मोबाइल नंबर की CDR आदि डाली गई थी, अभी प्राप्त नहीं हो पाई थी। इतने में सुबह लगभग 5:30-6 बजे यहाँ पे कोई पाइपलाइन डल रही है, उसकी लेबर ने, जो अब तक बताया गया, लेबर ने बॉडी देखी। यहाँ खेत में ही एक पेड़ है जिसके पास उसकी बॉडी पड़ी हुई मिली है। तो सूचना पे सभी लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। बॉडी को पंचायतनामा के लिए भेजा जा रहा है। ना गति है सर, शाम को लड़का सोच के लिए आया था 7:30 बजे और हम इसी जगह खेत पे थे, हमारे सब खेत यही हैं। लड़का साहब 20 मिनट तक नहीं आया, माँ ने बताया, हम भाग के घर में गए, लेकिन लड़का साहब कहीं नहीं मिला। हमने पूरा कैथावा मोड़ माखनपुरवा सब ढूंढा, इधर 3 मोटरसाइकिल सिरियावा होके और बेला जाके और फिर हम लोग सिरियावा समदान पे मिले, लेकिन साहब लड़का कहीं पाया नहीं हमने। अभी सुबह एक लड़का गांव से भाग के गया, रोता हुआ, चाचा चाचा। हम जान गए साहब
कि हमें लड़का जो है घटना कर ली जाने, हम आए यहाँ देखो तो लड़का बिल्कुल चित पड़ा हुआ पोजीशन में। अब खबर गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम के सेक्टर 17 से है, जहां वसुंधरा स्थित ग्रीन ब्लू अपार्टमेंट में समिति के लोगों ने कुत्ते काटे जाने की घटना को लेकर सोसाइटी में जगह जगह खाना खिला दिया है। पशु प्रेमियों के घर के नीचे जाकर प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में लगातार कुत्ते काटे जाने की घटना सामने आई है, जिसके कारण यहां पर करियर और मेड सर्विस वाले ने आना बंद कर दिया है, जिसके कारण लोगों को काफी असुविधा भी हो रही है। यहां तक कि बच्चों को काटे जाने की काफी घटनाएं यहां पर सामने आ चुकी है। मना किए जाने पर भी पेट लवर सोसाइटी के लोगों की बात नहीं मानते हैं। वहीं पशु प्रेमी संस्था से जुड़े प्रदर्शन और नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। काटने के लिए जंप करा, फिर उसके और दो वो कुत्ते आ गए, मेरे पे जंप करने लग गए और काट लिया उन्होंने। यहाँ पर दिखाओ, हाथ दिखाओ। लेकिन मतलब भागने के चक्कर में मैं गिर गया और लग गई। काटने के लिए ही आपके ऊपर वो आ रहे थे? हाँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लोगों को काटा, वरना फिर मैं देखो ये दिखा अपना, यहाँ पे लग गई थी और यहाँ पे यहाँ लग पर हाथ दिखाइए। और आप कहाँ पर रहते हैं? मैं वहीं पे रहता हूँ। नहीं, ग्रीन व्यू आतंक इतना बढ़ गया है कि किसी भी प्रकार के बाहर के विजिटर, ग्रोसरी वाले, मेड और बच्चे और बूढ़े और सभी को आए दूसरे दिन कुत्ते काटने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अंततः कल जनता को सड़क पर उतरना पड़ा और उन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा जिन्होंने आवारा कुत्तों को जगह जगह पर खाना खिलाते हैं और वो वहां पर बैठकर वहीं पर ही। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस पर अवैध वसूली करना भारी पड़ गया। दरअसल शिपत चौकी पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन शुल्क के रूप में अवैध वसूली की जा रही थी, जिसकी वसूली हेड कांस्टेबल सचिन राघव कर रहे थे, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया था। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कांस्टेबल सचिन राघव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई के लिए एसीपी इंदिरापुरम को जांच भी सौंप दी गई है। अगली खबर गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के सरस्वती विहार इलाके से सामने आई, जहां एक जिम में कसरत करते समय एक युवक का हार्ट अटैक फेल हो जाने से उसकी मौत हो गई है। युवक के अचानक ट्रेडमिल पर बेहोश हो जाने के बाद वहां पर जिम कर रहे युवकों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 21 वर्षीय मृतक युवक सिद्धार्थ अपने माता पिता की इकलौती संतान था और नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्र था। घटना के बाद से जिम पर ताला लटका हुआ है। जी, मामला यह है कि वो लड़का जिसका नाम सिद्धार्थ कुमार सिंह, एज 22 साल, सुबह का समय था 11:30-12 बजे के समथिंग में वो मेरे पास आए थे। वो लड़का जो है डेथ कर गया था उस समय। तो ये जब आए थे तो वो डेथ? हाँ, वो डेथ था। जब अस्पताल मेरे पास आया तो वो बच्चा डेथ ही किया था। क्या कारण लगा किस वजह से डेथ हुई? जो मैंने जानकारी किया उनके अटेंडेंट से, तो उन्होंने बताया कि ये जिम में गया था और ट्रेडमिल पर ये रेसिंग कर रहा था। उसी दौरान इसको चक्कर आया, वो गिरा और हार्ट फेल कर गया। ये उन्होंने रिपोर्ट दिया। अब खबर लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश में कई तरीके के कार्यक्रम और आयोजन बड़े धूमधाम से करते हुए नजर आए। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना से देश के सबसे पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान के लिए 13,000 करोड़ रुपए की एक योजना का शुभारंभ किया है और लखनऊ उन्नाव क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान के नेतृत्व में 1090 चौराहे से एक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर विश्वकर्मा योजना नाम की एक योजना केंद्र सरकार चला रही है, जिसमें निचले तबके के लोगों को कई प्रकार की योजनाएं से जोड़ने की बात भी कही जा रही है। अगर बात की जाए तो 1090 चौराहे पे एक कार्यक्रम यहाँ पे प्रचारित हो रहा है, और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश में हर्षोल्लास से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का जो जन्मदिवस है वो मना रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डीजीपी बिजलाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पीएम मोदी के जन्मदिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? सबसे पहले आज भगवान विश्वकर्मा जन्मदिन पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और आप जानते हैं प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन जन कल्याण के कार्यक्रम में बिताते हैं। दिवाली आती है तो जवानों के साथ सीमा पर पहुंच जाते हैं, और आज जब उनका जन्मदिन है तो उन्होंने जो कर्मकार वर्ग है, जिसको हम विश्वकर्मा वर्ग कहते हैं, चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो, चमड़े का काम करने वाला हो, धोबी का काम करने वाला, बिजली मिस्त्री, ईंट गारे का काम करने वाला, जितने लोग हाथ से काम करने वाले हैं जो पिछड़े रहे, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने उनकी चिंता नहीं की। आज उस योजना का प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं, और इस योजना से उनको लोन मिलेगा, ट्रेनिंग होगी, 500 रुपया रोज स्टाइपेंड मिलेगा, उनको टूल किट दिए जाएंगे, बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। और ये एक आधारशिला है, एक समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसके लिए अपने जो बनाता है उसका मार्केट नहीं है, उस सब की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं। और ये देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पिछड़ा रहा है, उसके परिवार पिछड़ा रहा है, उसकी उतनी शिक्षा नहीं हुई, सामान बनाया तो उसकी कीमत नहीं हुई। आज एक स्वर्णिम दिन है जब उस वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा समाज के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से देखा जाए तो अलग अलग तरीके से कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस को मना रहे हैं। हमने देखा कि बनारस में माँ गंगा की आरती करके जो है उनसे पूजा अर्चना करके उनके लंबी उम्र की कामना की गई। साथ ही साथ यहाँ 1090 चौराहे पे एक बाइक रैली निकाली जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जीवन बहुत लंबा, उनको भारत को जरूरत है। आज उनके नेतृत्व में भारत की दुनिया में पहचान हुई है नंबर 1 की। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो इनका दूसरा टर्म पूरा हो रहा है और तीसरे में भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्होंने बड़े विश्वास से कहा है कि इस तीसरे टर्म में हम देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो देश के अभिभावक हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना पूरा देशवासी भी कर रहा है। पूजा हो रहा है, जैसे आपने कहा वहाँ आरती हो रही है। आज मेरे भी घर में 2 बजे से पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के यशस्वी प्रधानमंत्री के लंबे जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो ये थे हमारे साथ बिजलाल जी जो डीजीपी रहे हैं। बात की जाए तो जिस प्रकार से पूरे देश में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा कि तीसरा टर्म प्रधानमंत्री इस बार पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के द्वारा रेहड़ी पटरी से लेकर तमाम शिल्पीकार कारीगरों को एक विशेष तोहफा भी दिया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के रामचंद्र सिंह प्रधान जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से देखते हैं जिस प्रकार से ये योजना आई है छोटे तबकों के लोगों के लिए? देखिए, आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के मौके पर एक तरफ भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती जिन्होंने विश्व का निर्माण किया ऐसा माना जाता है,
और उसी तरीके से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनको हम लोग राष्ट्र निर्माता कहते हैं। तो उनका जन्मदिन के मौके पर आज बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। भाजपा का एक कार्यकर्ता मना रहा है। दूसरा क्या है, जो आज जो स्कीम लॉन्च की गई उसमें मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और जब मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा कि आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को समर्पित सरकार होगी। उसके तहत उन्होंने इधर 9 सालों में जितनी योजनाएं बनी केंद्र सरकार की, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, आदरणीय मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों ने के गरीबों के, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए तमाम योजनाएं बनाई, उनको संचालित हो रही हैं आज। उसी के तहत बहुत ये जो लगभग 18 समाज ऐसे हैं जो वंचित लोग हैं, वंचित समाज हैं, जिनका जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, शैक्षिक रूप से पीछे हैं, आर्थिक रूप से पीछे हैं, और वो शिल्पी हैं जो अपने हाथ से काम करके, उनके लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई जिसमें 3 लाख तक उनको लोन मिलेगा। उसके लिए ये जो सेवा पखवाड़ा हम लोगों का चलेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके और महात्मा गांधी के जयंती तक 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम चलने वाले हैं, इन कार्यक्रमों में हम लोग पूरा उसमें काम करेंगे। जैसे अभी आज विश्वकर्मा जयंती है, विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज ये लॉन्च किया। इसके बाद आयुष्मान कार्ड मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे है या जो व्यक्ति इनकम टैक्स पे ही नहीं है, जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो सब चिन्हित लोग हैं, उनका चिन्हित कर लिया गया। ऐसे लोगों की भी एक योजना निकल रही, हर घर को, हर घर में, क्योंकि एक हमारे सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की भी एक मंशा के अनुरूप कि कोई भी गरीब परिवार, गरीब व्यक्ति ऐसा न बचे जो इलाज के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जाए, ऐसी योजना हमारी सरकार की है। और हमारी सरकार का तो नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इसके तहत जो वंचित लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार पूरी मजबूती के साथ, तटस्थता के साथ, ईमानदारी के साथ खड़ी। जिस तरीके से आपने बात कही, सबका साथ सबका विकास, लगातार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। इन तमाम योजनाओं से जो निचला तबका है वो भी ऊपर उठेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार तंज कसती रहती हैं डबल इंजन सरकार पे कि वंचितों, शोषितों की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन धरातल स्तर पर कोई काम नहीं करते, ऐसा आरोप लगाते रहते हैं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात। आप तो खुद देख सकते हैं और ये तो उनको पता चल रहा होगा। देखिए, उनको कहने को, बोलने को क्या बोलते हैं ये तो उनकी अंतरात्मा भी जानती होगी। वो अपनी अंतरात्मा से क्या बोलते हैं, क्या उनकी अंतरात्मा भी जानती होगी। क्या गरीबों के लिए जो काम हो रहा है, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, लोगों के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं, सबको बिजली, सबको पानी, सबको घर, सबको रोजी रोटी, सबका काम जो हो रहा है वो तो दुनिया देख रही है। सबको रोजी रोटी के सवाल पे हम आज कई सालों से लगातार सबको राशन मिल रहा है, रोजगार की व्यवस्था हो रही। तमाम इन्वेस्टर, आप उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कह लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। पूरे जितने प्रदेश देश भर में हैं, सब में हम नंबर 1 पे हैं। तो ये क्या है, ये तो दुनिया देख रही है। उनके कहने से क्या होता, जिनको लाभ मिल रहा है, जो लाभार्थी लोग हैं, उनको उसका, गरीबों को फ़ायदा मिल रहा है, तो वो जानते हैं। उनको जानना भी नहीं चाहिए। जो बड़े लोग हैं, जिनकी सरकारों में वंचित लोगों को नहीं मिलता था, जो लोग बड़े लोग होते थे, उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था, तो उनको ये जानना भी नहीं चाहिए और वो जानेंगे भी नहीं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप उनका निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिनको लाभ मिल रहा है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव, सेवा ही संगठन, सेवा ही राजनीति की है। हमारी राजनीति सेवा से ही संबंधित है। हर कार्यकर्ता हम सेवा भाव से काम करते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता, हम लोग अपने काम में करते हैं। इस तरह के लोग करते रहते हैं, अपनी बातें करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ रामचंद्र प्रधानदी जो विधान परिषद के सदस्य हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जिस तरीके से लगातार विपक्षी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन इनकी जब सरकार थी तो उन्होंने दबे कुचले शोषित वंचितों का ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, दबे कुचले और शोषित लोगों को उत्थान के ओर अग्रसित करने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।